बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। आप सभी अपने घर पे दूरदर्शन से जो पढ़ाई मिल रही है उसको बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे, सवाल को भी जरूर बना रहे होंगे जो आपके किताब में है। तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम कक्षा 11 के गणित का त्रिकोणमितीय फलन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और बायोलॉजी में प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों कक्षा 12 की पढ़ाई शुरू करते हुए हम गणित में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पार्ट को पढ़ेंगे और बायोलॉजी में पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन के बारे में जानेंगे। बच्चों, यहाँ पढ़ लेने के बाद आप सभी अपना कॉपी जरूर लीजिएगा और उसमें किताब के जो भी सवाल है उनको जरूर बनाइएगा। कोई दिक्कत आने पर उन्नयन ऐप पर पूछिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 11वीं के गणित का अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन भाग 5। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे। हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं और दोगुने और तिगुने कोण के सूत्र। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं से। दोस्तों, सबसे पहले हम जानने वाले हैं संकलन और व्यवकलन के सूत्र। ये 4 सूत्र आपको ज्ञात करने होंगे। इन्हें ज्ञात करने के बाद ही आप इस अध्याय के सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। पहला सूत्र है cos x प्लस वाई बराबर cos x गुना cos y माइनस sin x गुना sin y। दूसरा सूत्र है cos x माइनस y बराबर cos x गुना cos y प्लस sin x गुना sin y। तीसरा सूत्र कहता है कि साइन ऑफ x प्लस वाई। दोस्तों ध्यान रखिए, यहाँ पर x y दोनों ही कोण हैं और x प्लस वाई भी एक कोण है। सो साइन x प्लस वाई बराबर साइन x गुना cos y प्लस cos x गुना sin y। इसी तरह से साइन x माइनस वाई बराबर साइन x गुना cos y माइनस cos x गुना sin y। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं इन्हीं सूत्रों से कुछ फॉर्मूलाज को। सबसे पहले हम पढ़ते हैं cos पाई बाय 2 माइनस x। अब दोस्तों इसे हल करने के लिए हम cos x माइनस y वाला सूत्र लगा सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर x का मान पाई बाय 2 है और y का मान x है। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा cos पाई बाय 2 गुना cos x प्लस sin पाई बाय 2 गुना sin x। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने cos x माइनस y वाला सूत्र लगाया है जो है cos x गुना cos y प्लस sin x गुना sin y, और यहाँ पर x का मान बदलकर पाई बाय 2 रख दिया गया है और y का मान बदलकर x रख दिया गया है। इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास cos पाई बाय 2 माइनस x की वैल्यू आएगी sin x। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है sin ऑफ पाई बाय 2 माइनस x। दोस्तों इसे हल करने के लिए हमें ऊपर वाले ही फॉर्मूले को यूज करना होगा। ऊपर वाले फॉर्मूले के अनुसार sin x का मान होगा cos पाई बाय 2 माइनस x। अब इस फॉर्मूले में हम साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स में जो पाई बाय 2 माइनस एक्स है उसी को कोण मानेंगे। तो इस हिसाब से पाई बाय 2 माइनस एक्स पूरा का पूरा x यानी कोण मान लिया गया है और इसे हल करने के बाद हमारे पास आएगा cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस पूरा कोण जो है पाई बाय 2 माइनस एक्स। इसे हल करने के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी cos x। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम कुछ सरसमीकाएं यानी कि आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इन सभी आइडेंटिटीज को एक बार नजर डाल लेते हैं और फिर एक एक करके इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है cos पाई बाय 2 प्लस x बराबर माइनस साइन x।
दोस्तों π/2 जमा x यानी कि दूसरे चतुर्थांश के बारे में बात हो रही है और दूसरे चतुर्थांश में cos फंक्शन नेगेटिव होगा और साथ ही साथ cos फंक्शन के मान को π/2 यानी कि 90 डिग्री की फॉर्म में लिखा गया है। तो हम cos फंक्शन को बदल देंगे sin फंक्शन में, यानी कि जब π/2 यानी 90 डिग्री और 270 डिग्री की बात हो, किसी भी कोण के मान को 90 डिग्री या 270 डिग्री में लिखा हो, तो हम उस फंक्शन की वैल्यू को बदल देते हैं। cos को sin बना देंगे, सीकेंड को कोसीकेंड बना देंगे, टेंजेंट को कॉट बना देंगे। और ऐसी आइडेंटिटीज को हल करने के लिए हमें खास ध्यान रखना होगा चतुर्थांश का। इसी तरह से sin π/2 प्लस x बराबर cos x। अब यहाँ पर भी दूसरे चतुर्थांश की बात हो रही है, पर साइन दूसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, इसीलिए कोई नेगेटिव साइंस हमें हल में नहीं दिख रहा। पर यहाँ पर एंगल को फिर π/2 की फॉर्म में लिखा गया है, तो हम साइन को बदलकर cos लिख देंगे। इसी तरह से cos π माइनस x बराबर माइनस cos x। अब ये कैसे आया? यहाँ पर बात फिर दूसरे चतुर्थांश की हो रही है और दूसरे चतुर्थांश में cos फंक्शन नेगेटिव होगा, इसीलिए एक माइनस का साइन आपको दिख रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर π/2 यानी कि 90 डिग्री और 3π/2 यानी कि 270 डिग्री की फॉर्म में एंगल को नहीं लिखा गया, एंगल को लिखा गया है पाई की फॉर्म में, इसीलिए फंक्शन एज इट इज रहेगा, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो इस प्रश्न का हल आएगा माइनस cos x। इसी तरह से sin π माइनस x को हल करके हमारे पास आंसर आएगा sin x। चलिए इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। ये कुछ आइडेंटिटीज है, एक एक करके इनको भी ध्यान देते हैं। सबसे पहली है cos π प्लस x बराबर माइनस cos x। अब इसमें π प्लस x यानी कोण का मान है पाई प्लस x, तो ये तीसरे चतुर्थांश की बात हो रही है और तीसरे चतुर्थांश में भी cos फंक्शन नेगेटिव है, इसलिए हमने एक माइनस का साइन लिख दिया है। और क्योंकि एंगल को यानी कोण को पाई की फॉर्म में लिखा है, तो हम cos को cos ही रहने देंगे। इसी तरह से sin पाई प्लस x बराबर माइनस sin x, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश की बात हो रही है और तीसरे चतुर्थांश में साइन फंक्शन माइनस का होगा और साथ ही साथ पाई है, तो साइन फंक्शन बिल्कुल भी बदलेगा नहीं। cos 2π माइनस x, दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर अब चौथे चतुर्थांश की बात हो रही है और चौथे चतुर्थांश में cos फंक्शन पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पर आपको माइनस का साइन नहीं दिख रहा। और साथ ही साथ 2π यानी कि 360 डिग्री, यहाँ पर ना आपको π/2 दिख रहा है ना 3π/2 दिख रहा है, यानी कि पाई और 2π पर फंक्शन बिल्कुल भी नहीं बदलेगा और π/2 और 3π/2 पर फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसी तरह से sin 2π माइनस x बराबर माइनस sin x होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोगुने कोण के सूत्र। सबसे पहला सूत्र है sin 2x बराबर 2 sin x गुना cos x। दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए। इसी तरह से cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब दूसरे चरण में हमने cos स्क्वायर x को ऐसे ही लिख दिया और sin स्क्वायर x को बदलकर 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख दिया। दोस्तों हमने अपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x बराबर 1 होता है और उसे ही हमने बदलकर sin स्क्वायर x की वैल्यू को 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख दिया। इसको हल करने के बाद हमारे पास cos 2x की वैल्यू आ जाएगी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। चलिए दोस्तों आप इस सूत्र को याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये वाला जो सूत्र है tan x प्लस y बराबर tan x प्लस tan y भाग 1 माइनस tan x गुना tan y, ये तभी पॉसिबल होगा, ये तभी माननीय होगा अगर x, y और x प्लस y में से कोई भी कोण π/2 का विषम गुणांक नहीं है। यहाँ पर x भी कोण है, y भी कोण है और इन दोनों कोणों का जमा यानी x प्लस y भी एक कोण है। चलिए देखते हैं ये फॉर्मूला आया कहाँ से।
हम जानते हैं tan x प्लस वाई बराबर होगा sin x प्लस वाई भाग cos x प्लस वाई के। दोस्तों हमने अपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि अगर cos फंक्शन का कोण का मान π/2 का विषम गुणांक होगा तो cos फंक्शन का मान 0 हो जाएगा, और अगर cos फंक्शन का मान 0 हो गया तो tan फंक्शन का मान इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी tan फंक्शन माननीय नहीं होगा। तो इसको बचाने के लिए हमें cos फंक्शन के कोण के मान को π/2 का विषम गुणांक यानी π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं बनाना। तो चलिए देखते हैं ये फॉर्मूला आया कहाँ से। हमने tan x प्लस वाई को लिखा है tan x प्लस वाई बराबर sin x प्लस वाई बटा cos x प्लस वाई। अब हम sin x प्लस वाई को खोलकर फॉर्मूला लगा देंगे और cos x प्लस वाई को खोलकर उसका फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि tan x प्लस वाई बराबर sin x गुना cos y प्लस cos x गुना sin y बटा cos x cos y माइनस sin x गुना sin y। दोस्तों अगर हम इस समीकरण को cos x cos y से भाग कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये समीकरण बन जाएगा, और इसे हल करने के बाद हमारे पास tan of x प्लस वाई बराबर होगा tan x प्लस tan y भाग 1 माइनस tan x गुना tan y। अगर हम x और y यानी दोनों कोण का माइनस में ले लें यानी उनकी सब्ट्रैक्शन कर दें तो tan x माइनस y बराबर tan x माइनस tan y भाग 1 प्लस tan x गुना tan y। आप ये दोनों फॉर्मूलास को नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें ज्ञात हो गया कि tan x प्लस वाई बराबर tan x प्लस tan y भाग 1 माइनस tan x इंटू tan y होगा। अगर हम इसी फॉर्मूले में y को बदलकर x लिख दें, यानी कि tan x प्लस x बराबर tan x प्लस tan x भाग 1 माइनस tan x गुना tan x हो जाएगा, क्योंकि हमने y की जगह y के कोण की जगह x को बदल कर रख दिया है। इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास टेंजेंट 2x का फॉर्मूला आ जाएगा। tan 2x बराबर 2 tan x भाग 1 माइनस tan स्क्वायर x। चलिए इसी तरह के और फॉर्मूलास को ज्ञात करते हैं। दोस्तों ये सूत्र यानी cot x प्लस वाई बराबर cot x गुना cot y माइनस 1 बटे cot y प्लस cot x तभी माननीय होगा जब x, y और x प्लस y में से कोई भी कोण पाई का गुणांक नहीं है। हम जानते हैं कि cot x प्लस y को हम cos x प्लस y बटे sin x प्लस y भी लिख सकते हैं, और अब sin x प्लस y तभी 0 होगा जब x प्लस y या x या y में से कोई भी कोण पाई का गुणांक है। दोस्तों हम अपने पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि sin n पाई होता है 0 के बराबर, यानी कि अगर sin के कोण का मान n पाई हो, यहाँ पर n पूर्ण संख्या है यानी इंटीजर, अगर sin के कोण का मान n पाई है तो sin की वैल्यू होगी 0, और अगर sin की वैल्यू 0 के बराबर है तो cot फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, और अगर cot फंक्शन का मान इन्फिनिटी होगा तो ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि अगर x प्लस y के कोण का मान पाई के गुणांक नहीं है तो cot फंक्शन एग्जिस्ट करेगा और ऊपर वाला फॉर्मूला तभी वैलिड है। चलिए देखते हैं ये फॉर्मूला आया कहाँ से। हमने cot को cos बटे sin की फॉर्म में लिख लिया, उसके बाद हमने दोनों फॉर्मूलास को खोल कर लिख दिया। cos x प्लस y को cos x गुना cos y माइनस sin x गुना sin y बटे sin x प्लस y को लिखा sin x गुना cos y प्लस cos x गुना sin y। और यदि हम इस समीकरण को sin x sin y से भाग कर दें तो हमारे पास इस तरह से ये समीकरण बन जाता है। इसे फिर सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है जो है cot x प्लस y बराबर cot x गुना cot y माइनस 1 बटे cot y प्लस cot x।
और अगर हम x और y का डिफरेंस ले लें तो फॉर्मूला आएगा cot x माइनस वाई बराबर cot x cot y प्लस 1 बटे cot y माइनस cot x। दोस्त आप दोनों फॉर्मूले को याद कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के अध्याय के अंतिम पड़ाव की ओर, तिगुणे कोण के सूत्र। दोस्तों ये 3 फॉर्मूलास को आपको याद करना होगा। सबसे पहला फार्मूला है sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। इसी तरह से cos 3x बराबर 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x और टेंजेंट 3x बराबर 3 tan x माइनस tan क्यूब x बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। इसी तरह से इन 4 फार्मूलास को भी आपको ज्ञात करना होगा। सबसे पहला फार्मूला है 2 cos x गुना cos y बराबर cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। 2 sin x cos y बराबर sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y। 2 cos x sin y बराबर sin x प्लस y माइनस sin x माइनस y और 2 sin x sin y बराबर cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y। दोस्तों आज पढ़े गए सभी समीकरणों को आपको याद रखना होगा। आपके पूरे अध्याय में ये आपको प्रश्न सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। चलिए देखते हैं आज की वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने पढ़े दोगुने कोण के सूत्र और तिगुने कोण के सूत्र। हमारी अगली वीडियो में हम सीखेंगे प्रांत तथा परिसर के बारे में और त्रिकोणमितीय फलनों के चतुर्थांश। तब तक के लिए सीखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम पौधों के परिवहन का अंतिम भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे खजिन आयनों का उत्ग्रहण एवं संचरण, फ्लोएम परिवहन, दाब प्रवाह या सामूहिक प्रवाह परिकल्पना, खजिन आयनों का उत्ग्रहण एवं संचरण। पौधे अपनी कार्बन एवं अधिकतर ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा वातावरण से उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त करते हैं। हालांकि उनके शेष पोषण की आवश्यकता हाइड्रोजन हेतु मृदा से प्राप्त खजिनों तथा जल से पूरी होती है। जल के समान सभी खजिन तत्व जड़ों द्वारा निष्क्रियता विधि द्वारा अवशोषित नहीं किए जा सकते। इसके लिए 2 कारक जिम्मेदार होते हैं। पहला है मृदा के अंदर खजिनों का आवेशित रूप में रहना, जो कि कोशिका भित्ति को पार नहीं कर सकते, और
मृदा के अंतर्गत खजिनों की सांद्रता जड़ों के अंदर की सांद्रता से प्राय कम होती है। इसीलिए अधिकतर खजिन जड़ों में ब्रह्मत्वचा कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में सक्रिय अवशोषण के द्वारा प्रवेश करते हैं। इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मूल रोग कोशिका की झिल्ली में पाए जाने वाले विशिष्ट प्रोटीन आयन को मृदा से सक्रिय पंप द्वारा ब्रह्मत्वचा की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में भेजते हैं। सभी कोशिकाओं की भांति अंतःत्वचा में भी कोशिका की झिल्ली में कई परिवहन प्रोटीन पाए जाते हैं। वे कुछ विलेय को झिल्ली के आर पार आने जाने देते हैं, लेकिन अन्य को नहीं। आयन का सक्रिय उत्ग्रहण मूल में जल विभव प्रवणता के लिए अंशतः जिम्मेदार होता है। अतः परासरण द्वारा जल के प्रवेश के लिए भी कुछ आयन ब्रह्मत्वचा कोशिका में निष्क्रिय रूप से भी संचलन करते हैं। मूल रोम कोशिका की झिल्ली में पाए जाने वाले विशिष्ट प्रोटीन आयन को मृदा से सक्रिय पंप द्वारा बाह्य त्वचा की कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में भेजती है। सभी कोशिकाओं की भांति अंतःत्वचा में भी कोशिका की झिल्ली में परिवहन प्रोटीन पाए जाते हैं। वे कुछ विलेय को झिल्ली के आर पार आने जाने देते हैं, लेकिन अन्य को नहीं। खजिन आयनों का उत्ग्रहण। अंतःत्वचा की कोशिकाओं के परिवहन प्रोटीन नियंत्रण बिंदु होते हैं, जहां पौधे विलेय की मात्रा एवं प्रकार को जाइलम में पहुंचाते हैं तथा समायोजित करते हैं। खजिन आयनों का स्थानांतरण। जब आयन सक्रिय या निष्क्रिय उत्ग्रहण से या फिर दोनों ही सम्मिश्रित प्रक्रिया के माध्यम से जाइलम में पहुंच जाते हैं, तब उनका परिवहन पादप तने एवं सभी भागों तक वाष्पोत्सर्जन प्रवाह के माध्यम से होता है। खजिन तत्वों के लिए मुख्य कुंड पौधों की वृद्धि का क्षेत्र होता है, जैसे कि भंडारण अंग, तरुण पत्तियां, विकासशील फूल, फल एवं बीज और शिखाग्र एवं पार्श्व विभाज्योतिक। जो पदार्थ प्राय त्वरित संचारित या संगठित होते हैं वे हैं फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और पोटेशियम। कुछ तत्व संचारनात्मक कारक होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, इन्हें पुनः संगठित नहीं किया जाता है। जाइलम सावर का विश्लेषण यह दर्शाता है कि कुछ नाइट्रोजन अकार्बनिक आयनों के रूप में तथा इसका अत्यधिक भाग कार्बनिक एमिनो अम्ल तथा संबंधित कारकों के रूप में ढोए जाते हैं। इसी तरह फास्फोरस एवं सल्फर भी कार्बनिक यौगिकों के रूप में पहुंचाए जाते हैं। इसके अलावा जाइलम एवं फ्लोएम के बीच भी पदार्थ का आदान प्रदान होता रहता है। अतः हम स्पष्ट रूप से अंतर नहीं कर पाते हैं कि जाइलम केवल अकार्बनिक पोषकों का परिवहन करता है तथा फ्लोएम कार्बनिक पदार्थों का, जैसा कि पहले विश्वास किया जाता था। फ्लोएम परिवहन। आहार मुख्यतः शर्करा वाहिका ऊतक के फ्लोएम द्वारा उद्गम से कुंड की ओर परिवहनित किया जाता है। सामान्यतः स्रोत को पौधे का वह हिस्सा माना जाता है जहां आहार संश्लेषण होता है, जैसे कि पत्तियां और कुंड यानी सिंक। यह वह भाग है जहां भोजन एकत्र होता है, लेकिन यह स्रोत और कुंड अपनी भूमिकाएं मौसम एवं जरूरत के अनुसार बदल भी सकते हैं। जड़ों में एकत्र की गई शर्करा वसंत के आरंभ में आहार का स्रोत बन जाती है। इस समय पादपों पर नई कलियां कुंड का काम करती है। प्रकाश संश्लेषण साधनों की वृद्धि एवं परिवर्धन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चूंकि स्रोत और कुंड का संबंध परिवर्तनशील है, अतः गति की दिशा
ऊपर या नीचे की ओर अर्थात दो तरफा हो सकती है। जाइलम के साथ ये विपरीत है, जहां गति सदैव नीचे से ऊपर की ओर एक दिशा में होती है। यद्यपि बाष्पोत्सर्जन का जल एक तरफा प्रवाह से ऊपर की ओर एक दिशा में जाता है। यद्यपि बाष्पोत्सर्जन का जल एक तरफा प्रवाह करता है, किंतु फ्लोएम के रस में भोजन का परिवहन सभी दिशाओं में होता है, जब तक स्रोत और कुंड शर्करा का उपयोग, संग्रहण तथा अपादान में सक्षम हो। फ्लोएम रस में मुख्यतः जल और शर्करा होते हैं, लेकिन अन्य शर्कराएं, हार्मोन तथा अमीनो अम्ल आदि भी फ्लोएम द्वारा स्थानांतरित होते हैं। दाब प्रवाह परिकल्पना। परिकल्पना स्रोत से कुंड की ओर शर्करा के स्थानांतरण के लिए आवश्यक स्वीकृति क्रियाविधि को दाब प्रवाह परिकल्पना कहते हैं। ये कुछ इस तरह होता है। पहले, स्रोत पर ग्लूकोज जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनता है वो संश्लेषित होता है। फिर उसे शर्करा यानी एक डाइसैकेराइड में बदल दिया जाता है। फिर यह शर्करा सखी कोशिकाओं में तथा बाद में सक्रिय परिवहन द्वारा जीवंत फ्लोएम चालान नलिका कोशिका में संचरित होती है। फिर स्रोत पर लादन यानी लोडिंग होती है कि यह प्रक्रिया लोडिंग की प्रक्रिया होती है। इसमें फ्लोएम में एक अतिपरासारी अवस्था को पैदा करती है। फिर निकटवर्ती जाइलम जल परासरण के द्वारा फ्लोएम में चला जाता है। उसके बाद परासरणी दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर उत्पन्न होता है। जब परासरणी दाब फ्लोएम में बनता है तो फ्लोएम रस निम्न दाब के क्षेत्र में चला जाता है। कुंड पर परासरणी दबाव निश्चित रूप से इस समय घटना चाहिए। फ्लोएम रस से शर्करा को बाहर करने तथा उस कोशिका तक जहां शर्करा ऊर्जा स्टार्च या सेलुलोज में बदल दी जाती है, ले जाने के लिए सक्रिय परिवहन आवश्यक होता है। जैसे ही शर्कराएं हटती है, परासरणी दाब घटता है और जल फ्लोएम से चला आता है। इस वीडियो में हमने सीखा खजिन आयनों का उद्ग्रहण एवं संचरण, फ्लोएम परिवहन, दाब प्रवाह या सामूहिक प्रवाह परिकल्पना, और इस तरह हमारा पौधों में परिवहन अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद। आइए जाने कोरोना वायरस या कोविड-19 से बचाव के लिए हाथ धोने की प्रक्रिया। सबसे पहले हम पानी लेंगे, हाथ को भिगोएंगे, फिर हम साबुन लेके झाग बनाएंगे। झाग बनाने के बाद अच्छे से हाथ धोने के लिए हमारे 8 चरण हैं।
जिसमें सबसे पहला चरण दोनों हथेलियों को गोला करते हुए हम रगड़ेंगे। दूसरा चरण, इसमें हम बाएं हाथ की हथेली दाएं हाथ की हथेली के ऊपर रख के उंगलियों को फंसाते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार दूसरे हाथ में दोहराएंगे। तीसरा चरण, इसमें हम दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए रगड़ेंगे। चौथा चरण, जिसमें हम बाएं हाथ के अंगूठे को दाएं हाथ से पकड़ेंगे और गोल करते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में इसे दोहराएंगे। पांचवा चरण, इसमें हम दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार फंसाएंगे और इसे ऊपर नीचे रगड़ेंगे। छठा चरण, जिसमें हम हथेली में हम दाएं हाथ की उंगलियों को गोल करते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में भी इसे करेंगे। सातवां चरण, जिसमें हम कलाई को रगड़ेंगे नीचे की तरफ। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में भी दोहराएंगे। आठवां चरण, हम पानी से साबुन को धोएंगे। यह प्रक्रिया हम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से करेंगे। फिर हम किसी साफ टॉवल और टिश्यू से हाथों को पोंछ लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ सांतत्य तथा अवकलनीयता का भाग 4। पिछली वीडियोस में हमने सीखा सांतत्य क्या होता है, एक फलन कब संतत कहलाता है, अवकलनीयता क्या होती है और संतत फलनों के बीजगणित के बारे में। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त फलनों के अवकलज, श्रृंखला नियम और अस्पष्ट फलनों के अवकलज के बारे में। शुरुआत करते हैं पहले विषय के साथ। यदि आपके सामने एक फलन इस प्रकार परिभाषित हो, f of x is equal to 2x जमा 1 की घात 3 या फिर 2x plus 1 raised to the power 3 और आपको इसका अवकलज याद करना हो, d by dx of f of x is equal to d by dx of 2x plus 1 raised to the power 3k या फिर 2x जमा 1 की घात 3 का अवकलज निकालना है। तो इसके दो उपाय हैं। सबसे पहले आप द्विपद प्रमेय का प्रयोग कर लीजिए, तो उससे क्या हो जाएगा, 2x plus 1 raised to the power 3 या फिर 2x जमा 1 की घात 3 को आप 8x घन जमा 12x वर्ग जमा 6x जमा 1। अब आप आसानी से इसका अवकलज ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अब ये 2x जमा 1 की घात 3 था, इसको आपने छोटे छोटे पदों में तोड़ दिया है, जिसको जब आप हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 24x का वर्ग जमा 24x जमा 6। और ये हुआ कैसे, ऐसे 8x क्यूब या 8x घन जो है, इसको अवकलज प्राप्त करने पर हमें प्राप्त होगा 24x स्क्वायर। 12x वर्ग का अवकलज हो जाएगा 24x और 6x का अवकलज हो जाएगा 6। और यदि आप इसको और सिंपल रूप में लिखना चाहें तो हो जाएगा 6, आप इसमें कॉमन ले लीजिए और 2x plus 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब इसकी एक और विधि होती है, आइए देखते हैं कैसे। वो होगी विधि संयुक्त फलन की। अब f of x को आप लिख लीजिए h कॉम्पोजिशन g of x, यानी यहाँ पर g of x परिभाषित है 2x जमा 1 और hx परिभाषित है x क्यूब के रूप में। आइए सीखते हैं कैसे। आपने अपनी कक्षा 12वीं में एक पहला पाठ पढ़ा होगा, संबंध एवं फलन। उसमें आपने ये h of g, f of g इन सब के बारे में पढ़ा होगा। तो आइए देखते हैं इसका उपयोग कैसे करेंगे। हम इसका उपयोग ऐसे करेंगे कि मान लीजिए t बराबर हो रहा है g of x के, जो कि है 2x जमा 1 और f of x परिभाषित है h of t के, जो कि है t का क्यूब।
तो इसको आप कैसे हल करेंगे कि d बाई डी एक्स जो है वो f ऑफ x आ जाए 6 इंटू 2x प्लस 1 के होल स्क्वायर के। अब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 6 इंटू 2x प्लस 1 का जो स्क्वायर था उसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 2x जमा 1 का वर्ग गुना 2। कुछ नहीं किया है, ऊपर जो 6 लिखा था उसको 3 गुना 2 कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3t स्क्वायर गुना 2। और ऐसा क्यों? क्योंकि हमको पता है, हमने ये माना था कि t बराबर है 2x प्लस 1 के। अब मैं इसको लिख सकती हूँ dh बाई dt इंटू dt बाई dx। पर ऐसे कैसे? ऐसे क्योंकि ht जो है वो t क्यूब है या t का घन है, तो जब आप उसका अवकलज निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 3t का वर्ग, जैसा कि ऊपर समीकरण में दिया गया है। और t का मान है 2x प्लस 1, तो जब आप dt बाई dx निकालेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। और ये जो आपको परिणाम में प्राप्त हुआ कि d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू dh बाई dt गुना dt बाई dx, इसको हम श्रृंखला नियम कहते हैं। आइए इस श्रृंखला नियम को विस्तार में पढ़ते हैं। प्रमेय 4 श्रृंखला नियम में कहा गया है कि मान लीजिए f एक वास्तविक मानीय फलन है जो u तथा v दो फलनों का संयोजन है, अर्थात f, v और u का संयोजन है। मान लीजिए कि t बराबर है ux के और यदि dt बाई dx तथा dv बाई dt दोनों का ही अस्तित्व होता है तो df बटे dx बराबर होता है dv बटे dt गुना dt बटे dx के। ये हमारा श्रृंखला नियम है। इसी पर आधारित एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में कहा गया है tan 2x प्लस 3 का अवकलज ज्ञात करना है। अब देखते हैं कि इसमें श्रृंखला नियम का उपयोग कैसे होगा। मान लीजिए कि fx जो है वो हमारा tan 2x प्लस 3 है। अब ऐसा मान लीजिए कि ux जो है वो 2x प्लस 3 है और vt जो है वो tan t है। तो जब आप इन दोनों का संयोजन लेंगे तो हो जाएगा v इंटू u ऑफ x या फिर v गुना u ऑफ x। तो v के साथ यहाँ पे जो ux दे रखा है उसकी जगह आप ux का मान डाल दीजिए, हो जाएगा 2x प्लस 3। और यहाँ पर tan t था vt, तो v 2x प्लस 3 क्या होगा? tan 2x प्लस 3, जो कि हो गया हमारा fx। यानी fx को हम v और u दो फलनों के संयोजन के रूप में लिख सकते हैं। अब इस प्रकार f जो है वो दो फलनों का संयोजन कहलाया। अब यदि t बराबर हो जाए ux बराबर 2x प्लस 3 के, तब यहाँ पर हम इस प्रकार से प्रश्न को हल कर पाएंगे कि dv बटे dt जो कि tan t था vt, वो हो जाएगा sec स्क्वायर t, और यहाँ पर dt बाई dx जो है वो 2 आ जाएगा क्योंकि t बराबर है ux बराबर 2x प्लस 3 के। तो श्रृंखला नियम द्वारा df बाई dx इज इक्वल टू dv बाई dt इंटू dt बाई dx, या फिर हम कह सकते हैं df बटे dx बराबर dv बटे dt गुना dt बटे dx, जो कि हो जाएगा 2 जो कि dt बाई dx था वो गुना हो जाएगा sec स्क्वायर t के साथ, और हमें पता है कि t का मान था 2x प्लस 3, तो ये हो गया 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला विषय देखते हैं अस्पष्ट फलनों के अवकलज। उदाहरण की सहायता से इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे। यदि x माइनस वाई बराबर पाई हो तो dy बटे dx ज्ञात करना है। आइए इसका हल देखते हैं। जो ये x माइनस वाई बराबर पाई है, मैं इसमें पाई को यदि वाम पक्ष में ले जाऊं और y जो माइनस के साथ है उसको दाएं पक्ष में ले जाऊं तो हो जाएगा x माइनस पाई बराबर y। और इसको हम उसका क्रम में परिवर्तन लाके ऐसे भी लिख सकते हैं कि y बराबर x माइनस पाई, तो dy बाई dx जो है वो 1 हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि y बराबर है x माइनस पाई के, जहां पर पाई एक अचर फलन है। जब आप उसका अवकलज ज्ञात करेंगे तो आपको 0 प्राप्त होगा और dx बाई dx जो है वो 1 हो जाएगा।
यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि dy बाई dx बराबर हो गया 1 के। लेकिन इसी उदाहरण की एक वैकल्पिक विधि है। कैसे? आप बाएं पक्ष को वहीं अवकलज कर लीजिए और दाएं पक्ष का अवकलज दाएं पक्ष में कर लीजिए। तो जब आप d बटे dx निकालेंगे x माइनस y का, वो बराबर होगा डी पाई बाय dx या फिर डी पाई बटे dx के। अब पाई एक अचर मान है, हो गया 0 उसका अवकलज। तो यहाँ पर जब आप निकालेंगे d बाई dx x माइनस y बराबर हो गया 0 के। तो मतलब आप इन दोनों का जो अवकलज करेंगे उसका अंतर आ रहा है 0। तो ये आपस में हो गए बराबर। अब dx बटे dx होता है 1, इसलिए dy बाई dx बराबर हुआ dx बटे dx के, जो कि बराबर हो गया 1 के। इसी के साथ आज का ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। आज हमने पढ़ा संयुक्त फलनों के अवकलज के बारे में, उससे परिणाम में हमने सीखा श्रृंखला नियम क्या होता है, और फिर हमने जाना कि अस्पष्ट फलनों के अवकलज किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज। घर जाइए, प्रश्नावली 13.2 में दिए गए प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न कीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन को जारी रखेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने पराग स्त्री केसर संकर्षण, द्विनिषेचन और भ्रूणपोष को समझा था। इस वीडियो में हम बीज, फल, असंजनन एवं बहुभ्रूणता को समझेंगे। तो चलिए बीज तथा फल निर्माण से शुरू करते हैं। अब दोस्तों, निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है और जो बीजांड होता है वो बीज में बदल जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बीज को समझते हैं। पुष्पी पादपों में बीज लैंगिक प्रजनन का परिणाम होता है। एक बीज में मुख्यतः बीजपत्र, बीजावरण और भ्रूण होता है। अब दोस्तों, बीज दो प्रकार का होता है। सबसे पहला है गैर एल्ब्यूमिनस बीज, दूसरा है एल्ब्यूमिनस। अब हम इनको समझेंगे। गैर एल्ब्यूमिनस बीजों में भ्रूणपोष भ्रूण द्वारा पूरी तरह उपभोग कर लिया जाता है, यानी इसमें भ्रूणपोष नहीं होता है। इसका उदाहरण है मटर, मूंगफली। और दूसरी तरफ एल्ब्यूमिनस बीजों में भ्रूणपोष मौजूद होता है और इसका उदाहरण है गेहूं, मक्का। और दोस्तों, कभी-कभी कुछ बीजों में जैसे कि चुकंदर और काली मिर्च में जो बीजांडकाय होता है वो शेष रह जाता है। अवशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय परिभ्रूणपोष कहलाता है। तो ये चीज आप सभी को ध्यान रखनी है। अब दोस्तों, जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है उसके अंदर जल की मात्रा घटने लगती है।
फलस्वरूप सामान्य चयापचय क्रिया धीमी पड़ने लगती है और भ्रूण निष्क्रियता की दिशा में प्रवेश कर जाता है, जिसे हम प्रसुप्ति कहते हैं। आइए दोस्तों, बीज को हम थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। अब बीजांड का आद्य आवरण बीज में आवरण बन जाता है। बीज के आवरण में बीजांड द्वार एक छोटे छिद्र के रूप में रह जाता है, जिसे हम बीज छिद्र कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीज छिद्र से जल और ऑक्सीजन प्रवेश करेगी, जिससे कि ये फिर अंकुरित होकर एक नए पौधे का निर्माण करेगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और फल को समझते हैं। जरा यहाँ पर देखिए, यह एक फल का चित्र है और जो अंडाशय की दीवार होती है वो फल भित्ति में विकसित हो जाती है, जिसे हम अंग्रेजी में पेरिकार्प कहते हैं। अब ये फल भी कई प्रकार के होते हैं, तो अब हम उनको समझेंगे। तो जो सबसे पहला प्रकार है उसे हम कहते हैं आभासी फल, जिसका उदाहरण है स्ट्रॉबेरी। इस प्रकार के फलों की रचना में पुष्पासन भी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। मतलब कि अंडाशय और पुष्पासन साथ में मिलकर फल की रचना करते हैं। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। इसका अगला प्रकार है वास्तविक फल, जिसका उदाहरण है आम। इस प्रकार के फल केवल अंडाशय से विकसित होते हैं। तीसरा इसका प्रकार है अनिषेक जनित फल, जिसका उदाहरण है केला। ये फल बिना निषेचन के विकसित होते हैं। दोस्तों, आपको इन सभी फलों के प्रकार और हर एक प्रकार का एक ना एक उदाहरण तो याद ही रखना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और असंजनन एवं बहुभ्रूणता को समझते हैं। कुछ पुष्पी पादपों में बिना निषेचन के ही बीज पैदा करना असंजनन कहलाता है, और दूसरी ओर अगर प्रत्येक बीजांड में अनेक भ्रूण होंगे तब हम इस अवस्था को बहुभ्रूणता कहते हैं। ये चीज आप सभी को याद रखनी है। असंजनन का उदाहरण है एस्टरेशिया फैमिली के सदस्य और बहुभ्रूणता का उदाहरण है आम। यहाँ पर दोस्तों आपका अध्याय पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने बीज के बारे में पढ़ा, हमने फल के बारे में पढ़ा और साथ ही में हमने असंजनन एवं बहुभ्रूणता को भी समझा। और दोस्तों, मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये 3 टॉपिक्स को खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को समझेंगे। धन्यवाद। स्कूल टीवी समझे सीखे इस शनिवार मई 30 सुबह 11 बजे देखना ना भूलें। हेलो, मेरा नाम शरद है और मैं एक कॉमिक कलाकार हूँ।
हम सीखेंगे कि कैसे हम कॉमिक बना सकते हैं। ये बहुत बड़ा, मायावी और बहुत मनोरंजक एक संसार है। स्कूल टीवी समझे सीखे इस शनिवार मई 30 सुबह 11 बजे देखना ना भूलें। कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय बंद किए गए हैं। इस परिस्थिति में आपका मोबाइल ही आपका विद्यालय बन सकता है। जी हाँ, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ और इकोवेशन के साथ मिलकर उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय की शुरुआत की है। इस ऐप पर आप कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, बल्कि आपको पढ़ते समय अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है या फिर मन में कोई सवाल आता है तो इस ऐप पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय और अपने मोबाइल से ही अपने विद्यालय का अनुभव पाएं, वो भी बिल्कुल निशुल्क। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। बिहार शिक्षा परियोजना की एक पहल। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में जो भी पाठ आपको पढ़ाया गया हो, आप उसे अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि कोई सवाल आपके मन में आया हो तो उसे उन्नयन ऐप पर आप पोस्ट करके अपने जवाब को जान सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पे। बच्चों, इस एपिसोड का पुनः प्रसारण इसी चैनल पर संध्या 4:05 से 5 बजे तक आएगा। अगर आप इस एपिसोड को दोबारा देखना चाहते हैं तो संध्या 4:05 से 5 बजे तक देख सकते हैं। एक आवश्यक सूचना, यह वीडियो बीईपीसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। वेबसाइट नोट कर लीजिए बच्चों, www.bepcssa.in। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो डिजिटल लर्निंग वाले सेक्शन में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक पाठ के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।